गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7th में हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में, और इसमें हमारे 5 लेसन हो गए थे। 6वां लेसन हमारा शुरू हो गया था। 6वां लेसन कौन था? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन तो आपने देखा है ना। इसके पहले हमने पढ़ा कि भौतिक परिवर्तन कौन से होते हैं और रासायनिक परिवर्तन कौन से होते हैं। भौतिक परिवर्तन है ना, वह परिवर्तन जिसके उसके पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, वो क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसके आपने उदाहरण भी कई देखे थे ना, कि जैसे बर्फ़ का है ना, पानी से बर्फ़ बनना, फिर बर्फ़ से पानी बनना है ना। मतलब उस परिवर्तन में क्या होता है भौतिक परिवर्तन में, कि उस पदार्थ को पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं ना, उसके स्वाद में भी कोई चेंज नहीं होता। रासायनिक परिवर्तन क्या है? वह परिवर्तन जिसमें एक से ज़्यादा नए पदार्थ बनते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? उसके गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे इसको उदाहरण आपने क्या देखा था? दूध से दही का जमना है ना। दूध से दही का जमना, दूध का स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है ना। जब दही बन जाती है तो उसका स्वाद कैसा हो जाता है? खट्टा हो जाता है। और दही से हम पुनः दूध में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या है कि हम उस पदार्थ को पुनः परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। फिर आपने रासायनिक पदार्थ में और भी मतलब अब क्रियाकलाप देखे थे है ना। देखा था लोहे, जंग लगने वाला भी देखा था, कि यदि हम किसी वस्तु को मतलब खुले स्थान में नमी में रख देते हैं लोहे की वस्तुओं को, तो उसमें जंग लग जाता है। उसके बाद हमने ये देखा था कि रासायनिक परिवर्तन में उसके रंग में भी परिवर्तन होता है। इसके पहले आपने देखा था ना कि एक बीकर में नीले तोते का पानी लेते हैं, और यदि उसमें हम जंग लगे हुए कील अथवा ब्लेड डालते हैं तो उसका रंग क्या होता है? हरा रंग हो जाता है। तो उसके रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। अब आज हम देखते हैं कि लोहे में जंग लगना पुनः, मतलब हम देखते हैं इसको फिर से कि लोहे में जंग लगना क्या है। तो जंग मैंने बताया था कैसे लगते हैं, कि नमी के स्थान पे, जैसे बारिश के दिनों में कोई चीज़ खुली रहे तो उसकी नमी के कारण क्या होता है? आर्द्रता के कारण उन वस्तुओं में जंग लग जाता है। इसके और भी उदाहरण हमने देखे थे है ना। तो क्या है? जंग लगने की प्रक्रिया को हम लिग्मलिग समीकरण के द्वारा समझ सकते हैं ना, व्यक्त कर सकते हैं। जंग लगना हमने देखा था ना आपको मैंने, जैसे अब घर में भी जो बर्तन रहते हैं, लोहे के बर्तन रहते हैं, हथौड़ी वगैरह जो यूज़ करते हैं, तो आप देखोगे उसमें पीले रंग की एक परत सी जम जाती है ना। पीले रंग की क्या होता है? लोहे के ऊपर एक परत सी जम जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? जंग कहते हैं ना। तो अब जंग लगने को हम क्या करते हैं? इस वाले समीकरण के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। Fe प्लस O2 प्लस H2O है ना, क्रिया होके Fe2O3 बनता है। तो अब ये क्या है? Fe क्या है? आयरन है। Fe क्या है? आयरन, जिसको हम लोहा कहते हैं है ना। O2 ऑक्सीजन, जो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? वायु से प्राप्त होती है। ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होती है? वायु, जल, पानी है ना। मतलब जल हो सकता है ना, या जल क्या है? एकदम पानी नहीं, उसकी जो बारिश के दिनों में जो आर्द्रता और नम्रता होती है वो भी पानी के कारण होती है, तो जल। अब इसकी अभिक्रिया से क्या बना? जंग बना है ना। जो ऊपर मैंने बताया आपको कि पीले रंग की जो परत जम जाती है वो क्या कहलाती? जंग। तो आयरन और ऑक्सीजन और जल की अभिक्रिया होने से क्या बना? जंग लगा। जंग क्या है? आयरन ऑक्साइड। जंग क्या है? जंग को हम किससे शो करते हैं? आयरन ऑक्साइड। जो पीले रंग की हमको दिखाई देता है वो क्या होता है? आयरन ऑक्साइड होता है। तो हमने देखा कि जंग लगने की किस प्रकार से जंग लगता है ना। तो लोहे के कारण और वायु के द्वारा, और वायु की जो नमी रहती है उसके द्वारा जंग लगता है। जंग लगने के लिए क्या क्या आवश्यक है? जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल है ना। ऑक्सीजन मतलब वायु से जो प्राप्त होती है ऑक्सीजन, जल पानी है ना, जो नमी रहती है वो, आर्द्रता जो रहती है वो, और अथवा जलवाष्प, अथवा जो जलवाष्प रहती है, दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। मतलब वायु की भी आवश्यकता है और जल अथवा जलवाष्प की भी आवश्यकता होती है। जंग लगने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है? जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जलवाष्प, और दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक है ना, दोनों की क्या है? उपस्थिति अनिवार्य है। अब आपने देखा होगा कि लोहे की वस्तु लोहे से कौन कौन सी वस्तुएं बनती हैं? पुल बनते हैं,
जहाज बनते हैं, बहुत है ना, पुल बनते हैं, जहाज बनते हैं और बहुत सी चीज़ें बनती है ना। तो क्या होता है, जब उसमें जंग लग जाता है तो उससे क्या होता है, बहुत आर्थिक नुकसान होता है हमें। जंग लगने से क्या होता है, बहुत आर्थिक नुकसान हो जाता है। कई बार आप देखते हो कि बाहर वस्तुएं पड़ी रहती तो जंग लग जाता है, तो उसमें क्या होता है, जंग वाली जगह में होल भी हो जाता है, छेद भी हो जाता है, जिससे पानी रिसने लगता है। तो जंग लगने से बहुत सी आर्थिक नुकसान होता है। अब जंग लगने से रोकथाम, क्या करना है, जंग लगने से रोकथाम, जंग लगने से कैसे रोकथाम कर सकते हैं वो हमको देखना है। तो जंग लगने से रोकथाम कैसे कर सकते हैं उसको हम देखते हैं कि जैसे यदि जंग लग गया किसी चीज़ में, तो आप देखते होंगे कि आप बारिश के दिनों में देखते हो आप, जैसे आपकी साइकिल वगैरह जो चक्के रहते हैं, है ना, वो तो उसमें क्या करते हैं, कॉपर के कलर के, देखा होगा आप, मतलब रंग चढ़ा रहता है ना, पॉलिश कर दिया जाता है। और जैसे आप घर में कोई लोहे की चीज़ है तो उसको हम क्या करते हैं, उसमें पॉलिश करते हैं, पेंट करते हैं, है ना। तो पेंट करके भी हम क्या करते हैं, लोहे की वस्तुओं को बचा सकते हैं। तो अब जंग लगने के लिए कौन कौन से उपाय हैं, जंग लगने की रोकथाम। तो जंग लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों से बचाकर, लोहे की जो वस्तु है उसको ऑक्सीजन मतलब वायु से बचाकर, और जल, है ना, जो मतलब ऐसे मतलब कैसे मतलब उनको बचाया जाता है, उसके दोनों से बचाकर यदि हम रखेंगे तो क्या होगा, उसमें जंग नहीं लगेगा। उपाय जैसे मैंने बताया है, आप कभी लोहे की वस्तुओं पर अथवा ग्रीस, पेंट अथवा ग्रीस की परत चलाना, है ना। लोहे की जो वस्तु है उसमें क्या करना है, या तो पेंट कर देना है या ग्रीस की परत उस पर चढ़ा दोगे तो क्या होगा, उसमें जंग नहीं लगेगा, उसमें जंग नहीं लगेगा। दूसरा, लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता, जिंक जैसी धातुओं की परत चढ़ाकर, है ना। लोहे पर आपने देखा होगा, मैंने जैसे आपको बताया कि आपके जो चक्के रहते हैं, है ना, देखा होगा बारिश के दिनों में उसमें कॉपर कलर की एक पॉलिश रहती है। तो क्या करते हैं, वो जंग लगने से बचाने के लिए उसके ऊपर परत चढ़ाई जाती है। तो दूसरा क्या है, लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता जैसी धातुओं की परत चढ़ाकर। तो इस प्रकार इसके द्वारा हम, इस उपाय के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी लोहे की वस्तु को जंग लगाने से बचा सकते हैं। अब ये क्या है, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन ये क्या है, गैल्वेनाइजेशन क्या है, ये लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम यशत लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। जो मैंने अभी ये बताया आपको ना, तो किसी भी लोहे की वस्तु पर जिंक की परत चढ़ाना के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, यशत लेपन अथवा गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, है ना। ठीक है ना, समझ में आ गया बच्चों ये क्या है आपको, कि किसको हम क्या कहते हैं, लोहे में जंग लगना, किस प्रकार जंग लगता है, और लोहे में जंग लगने से उसको रोकथाम के लिए कौन कौन से हमको उपाय करना चाहिए। तो इतना बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है ना, इस लेसन में हमने इतना अभी पढ़ा है। अब हम देखते हैं कि क्रिस्टलीकरण, है ना। क्रिस्टलीकरण क्या होता है, तो आपने पहले पढ़ा होगा ना कि समुद्र के जल से जो लवण रहता है उससे क्या करता है, नमक बनाया जाता है ना। तो नमक कैसे बनाया जाता है कि जो समुद्र के जल से जो नमक बनाया जाता है वाष्पन की क्रिया के द्वारा बनाया जाता है ना। तो ये क्या होता है, नमक शुद्ध नहीं होता है, नमक क्या होता है, शुद्ध नहीं होता है। तो उसके क्रिस्टलों का आकार हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देता, जो नमक बनता है उसके क्रिस्टल का आकार हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो क्या है कि किसी भी पदार्थ को शुद्ध क्रिस्टलीकरण किससे, विलयन से प्राप्त होता है। किसी भी पदार्थ का जो शुद्ध क्रिस्टलीकरण क्या होता है, किससे प्राप्त होता है, विलयन से प्राप्त होता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्रिस्टलीकरण करती है, मतलब विलयन से जो क्रिस्टल बनने की क्रिया होती है, क्या होती है, वो क्रिस्टलीकरण कहलाती है। अब यहाँ देखिए कि क्रिस्टलीकरण मतलब करने के लिए हमने देखा है क्रियाकलाप कि हमको एक बीकर लेना है, बीकर में क्या करना है, जल लेना है। बीकर में 1 कप क्या करना है, हमको जल लेना है। 1 कप जल लेने के बाद उसमें हमें क्या करना है, कुछ बूंदे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डालनी है। बीकर में जल लेने के बाद क्या करना है, कुछ बूंदे क्या करनी है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डालनी है। अब क्या करते हैं, उसको हम गर्म करते हैं, है ना। क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक कुछ बूंदे डालकर हम उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब जल उबलने लगता है ना, जल
जब उबलने लगता है ना, गर्म करने के बाद ये जो जल है वो उबलने लगता है, तो हम उसमें क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट का चूर्ण डालते हैं। क्या करते हैं हम, कॉपर सल्फेट का चूर्ण डालते हैं। अब ये कॉपर सल्फेट का चूर्ण हम डालते हैं और हिलाते जाते हैं। ये कॉपर सल्फेट का चूर्ण हम जब तक डालते हैं और हिलाते जाते हैं जब तक कि उस विलयन में कॉपर सल्फेट का घुलना बंद नहीं हो जाता, है ना। धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का निरंतर चूर्ण मिलाते जाते हैं और जब तक कि उसमें और कॉपर सल्फेट घोलना संभव ना हो, मतलब कॉपर सल्फेट उसमें घुलना बंद हो जाए। जब तक घुलता रहता तब तक हम डालते हैं, जब उसमें घोलना संभव नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के चूर्ण को डालना बंद कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो विलयन रहता है उसको हम क्या करते हैं, किसी फिल्टर पेपर की सहायता से छान लेते हैं। विलयन को क्या करते हैं, किसी भी फिल्टर पेपर की सहायता से उसको हम छान लेते हैं। छानने के बाद जो छना हुआ विलयन रहता है उसको हम हिलाते डुलाते नहीं है। क्या करते हैं, हिलाते डुलाते नहीं है, उसको वैसे ही पड़ा रहने देते हैं। ठंडा होने के बाद आप देखोगे उस विलयन में कुछ क्रिस्टल हमको दिखाई देंगे, है ना। उस विलयन में हमें क्या दिखाई देते हैं कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देने लगते हैं, है ना। ये देखिए, ये कॉपर सल्फेट के जो है ना क्रिस्टल, वो दिखाई हमको देने लगते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है कि हम किसके द्वारा, कॉपर सल्फेट मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा कॉपर सल्फेट के चूर्ण के द्वारा क्या होता है, उसके क्रिस्टल बन जाते हैं। तो क्रिस्टल मतलब किस प्रकार से क्रिस्टल बने वो आपने देख लिया। इस प्रकार यहाँ पे हमने देखा। और ये कौन सी है, ये भौतिक क्रिया कहलाती, क्या कहलाती है, भौतिक क्रिया कहलाती है। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल किस प्रकार से बनते हैं वो आपने देख लिया, है ना। तो आज हमारा ये लेसन यहाँ पे समाप्त हो गया है ना। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम फिर करेंगे।